नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की वीडियो में अपन बाकी जो क्वेश्चंस रह गए हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं और आज की वीडियो लास्ट वीडियो होगी इन शॉर्ट क्वेश्चनों पर। इसके बाद में शॉर्ट क्वेश्चनों की कोई वीडियो नहीं आएगी क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ा चुका हूं और इन्हीं में से ही आ जाएगा। ठीक है, सीरीज में से इससे अलावा और पढ़ने की आपकी इच्छा हो तो सीरीज में से आप पढ़ लेना। अभी मार्केट में शायद नहीं आई होंगी, आने ही वाली होंगी सीरीज, तो सीरीज भी आप खरीद लिए अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, बड़े क्वेश्चन ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, उनको भी जाकर देख लीजिए। उनके आंसर है ना जो अपने हिसाब से जो कि आप बुक लाए हो उसी में से छाट कर उनका आंसर लेने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कुछ बड़े क्वेश्चनों पर मैंने वीडियो बना रखी है पहले से, उनको भी जाकर देख लेना। तो आइए वीडियो फ्रेंड्स, इसमें मैं टोटल 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो 10 क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर व्यवहारवाद के 4 प्रमुख लक्षण या विशेषता लिखिए। जो व्यवहारवाद के बाद में उत्तर व्यवहारवाद आया था उसकी ये विशेषता पूछ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी ट्रिक बना दिया है, इसके 4 विशेषता इसी से अपन कर लेंगे। वैसे आपको याद नहीं हो जाता, लेकिन वो बात मजा तो ट्रिक में तो जो मजा आता है ना वो किसी में नहीं आता। ठीक है, ताऊ समय निकल रहा है, मानव मूल्य की रक्षा कर। ताऊ समय निकल रहा है, मानव मूल्य की रक्षा कर। आपने अपने ताऊ जी को बोला कि जो मानव के जो मूल्य है, मानव की जो भावनाएं हैं उनकी रक्षा करो, ऐसे तो टाइम निकल जाएगा। तो ये जो ताऊ है ना, इससे अपन है ना जो 2 विशेषताएं निकालेंगे ता से। यहाँ पर पहला है तकनीकी से पहले सार का महत्व है। ठीक है, तकनीकी बाद में पहले सार का महत्व है। ठीक है, तो पहला तो ये हो जाएगा। ऊ से क्या उत्तर स्टार्ट होता है, तो उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक परिवर्तन पर बल देता है। जो ये व्यवहारवाद आया था वो सामाजिक समाज में जो परिवर्तन है, आप जो रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो उसमें परिवर्तन लाना चाहता था क्योंकि उसमें बहुत सारी बुराइयां थी। ठीक है, इसके बाद में समय में सम जो है, इससे क्या बनेगा, समकालीन समस्याओं के लिए विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। जब उत्तर व्यवहारवाद आया था उस टाइम के जो समस्याएं थी, समकालीन का मतलब ये उत्तर व्यवहारवाद आया था उस समय जो समस्या थी उनका समाधान, और वो भी विश्वसनीय समाधान होना चाहिए जो सब माने उस समाधान को, वो वही चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो समकालीन समस्याओं के लिए विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता। बार बार आप लिखोगे ना 3-4 बार तो आपके माइंड में पॉइंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में मानव मूल्य की रक्षा कर, तो इसमें मानव मूल्य की रक्षा ये पूरा पूरा उठा दोगे। मानव मूल्य की रक्षा में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका, क्योंकि मानव मूल्य की रक्षा करने में बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका होगी। यदि बुद्धिजीवी सामने नहीं निकल कर आते हैं ना समाज में, तो उस समाज में परिवर्तन नहीं देखा जा सकता। आप जो पढ़ रहे हो ना, हमारे जो टाइम, आपसे आपका भाई होगा बड़ा, आप अपने आप में और उनमें काफी अंतर देखोगे, पढ़ाई के लेवल में भी काफी अंतर देखोगे। शायद आपका पढ़ाई का लेवल उनसे ज्यादा होगा। क्यों? मान लीजिए आपका भाई 28-29 साल का हो गया है, तो अब पढ़ाई की लेवल को देखोगे तो आपका और उनका लेवल है ना जो थोड़ा फर्क होगा। क्यों? क्योंकि आपका भाई जिस टाइम था उस टाइम मोटिवेट करने वाला, समझाने वाला समाज में बुद्धिजीवी वर्ग सामने नहीं आया। हमारे टाइम में जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो टीचर थे, वो कभी हमें नहीं बताते थे। और आज आप ये जो सोशल मीडिया देख रहे हो ना, ये सोशल मीडिया उस टाइम नहीं आया था। तो जिस टाइम हम थे, 12th में थे, 11th में थे, 10th में थे, उस टाइम ये यूट्यूब चैनल था लेकिन फोन नहीं थे। तो उन चीजों से जो मोटिवेट की चीजें, जो अच्छी अच्छी चीजें वो सुन नहीं पाते थे। तो जब बुद्धिजीवी वर्ग आता है ना सामने, तो समाज में ऑलरेडी परिवर्तन देखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो 4 हमने विशेषता याद कर ली है। आगे बढ़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है। अंतः शास्त्रीय उपागम से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन भी इंक्लूड किया है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि जो कॉलेज होती है उसमें रिपीट होते हैं। ठीक है,
तो इसका अर्थ देख लीजिए। जो ये जो शब्द आप देख रहे हो ना, अंतः, अनुशासनात्मक, दृष्टिकोण, इनका एक एक का अर्थ है और इसी से ये अपन अर्थ निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, तो यहाँ पर अंतः, अनुशासनात्मक दृष्टिकोण में 4 मुख्य शब्द हैं जिनका अर्थ इस प्रकार है। अंतः, अंतः का मतलब इसी में देखो, पहले पहले अंतः शब्द है, इसका अर्थ क्या है? आंतरिक संबंध। अनुशासनात्मक, इसके 2 टुकड़े करोगे, संधि विच्छेद करोगे तो एक तो अनुशासन शब्द निकल जाएगा और एक आत्मक शब्द निकल जाएगा। तो 2 नंबर वाला अनुशासन, इसका अर्थ क्या है? विषय या विद्या। ठीक है, इसके बाद में आत्मक, आत्मक का मतलब लक्षण, और लास्ट में जो दृष्टिकोण बच गया उसका अर्थ क्या है? अध्ययन का उपागम या नजरिया, यानी पढ़ने का जो नजरिया होता है, आप किस चश्मे से लगाकर उस चीज को देख रहे हो, आपका नजरिया नकारात्मक है, सकारात्मक है, किस विचारधारा से संबंधित हो, वो भी बहुत मैटर करता है। तो इन सबको मिलाकर अपन अर्थ निकालेंगे ना, तो इस प्रकार इसका अर्थ होगा, अध्ययन का ऐसा दृष्टिकोण जो विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध के लक्षण पर बल देता है। यानी बहुत सारे विषय है, ये कैसा दृष्टिकोण है? जो बहुत सारी विषयों को जोड़कर है ना, जोड़ कर पढ़ने में विश्वास करता है। ये उसका आंतरिक से, जैसे राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, इन सभी विषयों को जोड़कर पढ़ने का प्रयास करता है, अपने आप को बदलने का प्रयास करता है। क्योंकि जब अपन 2-2, 3-3 विषयों को जोड़कर पढ़ते हैं ना, तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। और वही बात यहाँ पर कह रखी है कि विभिन्न विषयों में आंतरिक संबंध, ठीक है, उनके आंतरिक जो विशेषताएं हैं उनके बीच में। ठीक है, तो ये आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, राजनीतिक शास्त्र का समाजशास्त्र से क्या संबंध है? या फिर इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच संबंध बताइए। आपके पास में सोशियोलॉजी होगा और पॉलिटिकल साइंस तो है ही आपके पास, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो। तो इन दोनों विषयों में संबंध क्या है? क्योंकि आपके बड़े क्वेश्चन भी दे रखे होंगे विभिन्न विषयों के बीच में संबंध। वो ये भी पूछ सकता है कि भूगोल का इतिहास से संबंध क्या है, उसको दर्शाइए। वो ये भी पूछ सकता है भूगोल का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है, वो बताइए। तो इस प्रकार, तो यहाँ पर समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान संबंध पूछा है, वो देखो। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। ठीक है, जो आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हो ना, सॉरी, जो समाजशास्त्र यदि आपने सब्जेक्ट ले रखा हो तो उसमें देखोगे कि उसमें समाज का पूरा वर्णन आता है। ठीक है, और जिसमें राजनीतिक शास्त्र उसका अंग मात्र है। ठीक है, तो राजनीतिक शास्त्र समाजशास्त्र का एक अंग मात्र है। जैसे इस उदाहरण से समझो, आप एक तालाब है और उसमें से अपन ने, है ना, जो एक गिलास पानी का निकाल लिया। ठीक है, तो जो तालाब है वो समाजशास्त्र है, और राजनीतिक शास्त्र जो पानी में जो गिलास है ना, वो, तो पानी में जो गिलास है वो राजनीतिक शास्त्र है और वो उसी तालाब का हिस्सा है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, तो समाजशास्त्र विस्तृत है, इसकी विषय वस्तु बहुत बड़ी है। ठीक है, दल, वर्ग, गुट, संस्थाएं और सभाएं, सभी आप इनके नाम सुनते हो, दल, वर्ग, गुट, संस्थाएं, सभाएं, सभी के नाम सुनते हो ना। सभी राजनीतिक शास्त्र से उतना ही संबंध रखती हैं जितना कि समाजशास्त्र से, यानी दोनों से संबंध रखती हैं। ये चीजें है ना, जो दल, वर्ग, गुट, संस्था, ये आप समाजशास्त्र में पढ़ते हो और राजनीतिक शास्त्र में भी आप पढ़ते हो, तो ये चीजें हो जाएंगी। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपके सामने, शक्ति व सत्ता में कोई 2 अंतर बताइए। या इस प्रकार भी आ सकता है, जो अथवा दे रखा है इसका मतलब ये समझो कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, शक्ति व सत्ता के मध्य 2 अंतरों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, शक्ति भौतिक तत्व है, ठीक है, जो प्रकृति में स्वयं प्रदान करती है, जबकि सत्ता वैधानिक तत्व है, कानूनी रूप से सत्ता अपन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोई भी नेता है ना, कोई भी व्यक्ति जब नेता बनता है तो उसको सत्ता मिलती है, तो वो
कानूनी है, संविधान ने उसको दिए, जनता ने उसको दिए, तो वैधानिक है सत्ता, ठीक है। लेकिन शक्ति कभी भी वैधानिक नहीं होगी, वो भौतिक होगी। दूसरा है शक्ति मूल्य निरपेक्ष होती है। मूल्य निरपेक्ष मैंने बताया था, जहां पर मानव की भावनाएं नहीं हो, विश्वास नहीं हो, ये सारी चीजें जहां पर नहीं होती है, वो मूल्य निरपेक्ष कहलाता है। तो शक्ति मूल्य निरपेक्ष है, ठीक है। जबकि सत्ता मूल्य सापेक्ष है, इसके विपरीत हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ब्लैक कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे जो वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। पांचवा क्वेश्चन है, शक्ति के स्रोत क्या हैं? आखिरकार में शक्ति किस चीज से बनी है, ठीक है। शक्ति के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करो, ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो देख लेते हैं। पहला ज्ञान। ज्ञान से अपन शक्ति प्राप्त कर लेते, कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास में ज्ञान है और आप नौकरी लग गए, आईएएस बन गए या फिर टीचर बन गए, तो आपने जो भी पाया, आपके पास में टीचर की शक्ति आ गई, आपके पास में आईएएस अधिकारी के पास में जो शक्ति होती है वो आ गई। कैसे आई भाई? ये ज्ञान के कारण आई, ठीक है। दूसरा है प्राप्तियां एवं उपलब्धियां। कुछ चीज अपन प्राप्त कर लेते, कुछ चीज अपन है ना, जो कुछ उपलब्धि अपन हासिल कर लेते हैं ना, तो उससे अपन के पास में शक्ति आ जाती है। संगठन एवं आकार। आपको पता है, यदि आपके पास में संगठन है ना 10 लोगों का, तो आपको है ना, जो कोई आपका दुश्मन है ना, वो आपको हरा नहीं सकता, वो भी डरेगा, क्योंकि आपके पास में कम्युनिटी है, आप 10 या 20 लोगों का ग्रुप है, उससे लोग डरते हैं, ठीक है। तो आपके पास में शक्ति आ गई ना, तो संगठन एवं आकार में शक्ति होती है। सत्ता में तो शक्ति होती है, एक नेता के पास में सत्ता आ गई, एक विधायक से आप लड़कर बता दो ना, आप एक सरपंच से लड़कर बता दो, क्योंकि आपको डर लगता है, क्योंकि उसके पास में भाई शक्ति है, उसके पास में सरकार भी साथ है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री से लड़कर बता दो ना आप, क्योंकि उसके पास में शक्ति है, और शक्ति कहां से आ रही? सत्ता से। विश्वास, विचार और कार्य, इनसे भी शक्ति का एक प्रमुख स्रोत है। परिस्थितियां, ठीक है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के 3 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मैक्स वेबर द्वारा बताए गए सत्ता की अवधारणा के 3 प्रकार लिखिए, ठीक है। तो 3 प्रकार देख लेते, ये भी इजी सा ही है। पहला, परंपरागत सत्ता, जिसका प्रयोग पहले से ही होता आ रहा है, जो प्रारंभ से चली आ रही है, काफी वर्षों से चली आ रही है, वो सत्ता आएगी इसमें। बौद्धिक कानूनी सत्ता, कानूनी नौकरशाही सत्ता, ठीक है, जो कानून के द्वारा जो सत्ता दी जाती है वो इसमें आ जाएगी। इसके बाद में चमत्कारिक या करिश्माई सत्ता, यानी चमत्कार से मिल जाए, अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, तो अचानक एक तो उनका है ना जो बोलने का तरीका, वो खतरनाक लगा लोगों को, वो चीजें भी काफी इफेक्ट किए लोगों को, तो इतना बहुमत मिला अचानक से उनको, तो एक प्रकार से चमत्कार ही नहीं हो गया, तो इसमें ये सत्ताएं आती है, ठीक है। 7वां है इसमें सत्ता के प्रकार बताइए, सत्ता के प्रकार क्या है, ठीक है। वो ऊपर वाला किसके अनुसार था? मैक्स वेबर के अनुसार, ठीक है। ये वैसे पूछ रहा है, तो दोनों में से ऊपर वाला याद कर लेना आप, तो क्योंकि यदि ऊपर वाला, यदि क्वेश्चन में मैक्स वेबर नहीं दे रखा हो तब भी वो लिख देना, और यदि नहीं दे रखा हो तो भी वो रख देना, ठीक है। सत्ता के प्रकार बताइए, तो ये अपन देख लेते हैं। व्यवहार में सत्ता 3 प्रकार की होती है। रेखा अधिकार सत्ता, स्टाप अधिकार सत्ता, क्रियात्मक अधिकार सत्ता, तो 3 प्रकार की सत्ताएं होती हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है? आगे चलता हूं। 8वां क्वेश्चन है, राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन करने वाले 4 विचारकों के नाम लिखिए। राजनीतिक व्यवस्था आपको टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, आपको सिलेबस में दे रखा है, ठीक है।
तो उसका समर्थन करने वाले 4 विचारकों के अपन को नाम बताने हैं। तो पहले मैंने ट्रिक बना दी है, वो देख लेते हैं, उसके बाद में ये देख लेना आप, ठीक है। DRLG, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, LG, ठीक है। LG की पहले टीवी भी आती थी ना, तो DRLG। तो डी का मतलब डे से क्या मतलब डेविड स्टन, आर से आर यानी रोबोट ए डहल, और एल से लास वेल तथा कैप्लान, ठीक है। जी से ग्रेन यानी इसका अर्थ क्या है, ग्रेबिल ए आमंड, ठीक है। तो ये 4 ऐसे याद हो जाएंगे, वैसे तो बहुत हैं, मान लो कि दिक्कत आ जाती है आपको। तो वैसे पहला है डेविड स्टर्न, दूसरा है रॉबर्ट ए डेल, तीसरा है लासवेल तथा कैप्लान, चौथा है ग्रेबिल ए आमंड, ठीक है। तो ये 8वां क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं 9वां क्वेश्चन, लुसियन डब्ल्यू पाई द्वारा दी गई राजनीतिक विकास की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। या फिर इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, राजनीतिक विकास की 2 विशेषताएं लिखिए। राजनीति का विकास कैसे हुआ, उसकी 2 विशेषताएं, ठीक है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्न है: समानता, क्षमता, विभिन्नीकरण या विभेदीकरण। तो ये 3 विशेषताएं आपकी हो जाएंगी, ठीक है। बढ़िया तरीके से देख लो, इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाए, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। 10वां क्वेश्चन है, प्रजातंत्र वह अधिनायक तंत्र में मुख्य अंतर बताइए। 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, प्रजातंत्र जिसे लोकतंत्र भी बोलते हैं, अधिनायक तंत्र ये इसका अपोजिट सरकार का एक प्रकार का अंग है, ठीक है। प्रजातंत्र एवं तानाशाही, अधिनायक तंत्र को क्या बोलते हैं, तानाशाही भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर, प्रजातंत्र एवं तानाशाही में अंतर होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ है ये। पहला है, प्रजातंत्र का आधार जनता की सहमति इच्छा होती है। प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, आपको पता है कि लोकतंत्र जो होता है ना, वो उसमें नेता कौन चुनता है, जनता चुनती है, हम सब चुनते हैं। जैसे MLA है, उसको कौन चुनता है, हम चुनते हैं। सरपंच जो होता है वो हम चुनते हैं, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री होता है, उनको भी हम ही चुनते हैं, क्योंकि ये जो MLA चुनेंगे तो MLA जाकर उसको चुनेंगे, तो हम नहीं चुना है उनको, ठीक है। तो ये किस में होता है, प्रजातंत्र में होता है। जबकि अधिनायक तंत्र का आधार केवल शक्ति होता है, एक व्यक्ति के हाथों में होता है। वो जैसे एक राजा होता तो दूसरे राजा पर आक्रमण करके उसके शक्ति को हथिया लेता था, तो वो कैसा है, अधिनायक तंत्र का एक भाग माना जा सकता है। तानाशाही है, जिसके पास में पावर होगी ना, जैसे हिटलर था, वो भी तो एक तानाशाही शासक था ना, उसने अपने शक्ति के बल पर वहां सत्ता हासिल की थी। दूसरा है, प्रजातंत्र में कानून का शासन होता है। प्रजातंत्र आपको पता है संविधान लागू है, लोकतंत्र अब चल रहा है, तो उसमें संविधान ही चलेगा, कानून ही चलेंगे, कानूनों से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। जबकि अधिनायक तंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार शासन होती है। अधिनायक तंत्र तानाशाही शासन में किसकी इच्छा चलती है, जो शासन कर रहा है उसकी इच्छा, जनता की इच्छा यहाँ पर नहीं चलेगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में शायद भूगोल या फिर किस पर लाऊं, आप कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। वैसे मेरे भूगोल पर लाने का विचार है, वीडियो सारे पर आएगी, ठीक है, आप चिंता मत करो। आपकी जब एग्जाम लगेगी तब तक मैं लगभग आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा।